सुप्रभात। मैं सौम्यता पांडे। मानव शास्त्र में मेरा स्नातक और परास्नातक लखनऊ विश्वविद्यालय से हुआ है और वहीं पे मेरा लगभग 5 वर्षों का शैक्षिक अनुभव भी है, जिसके बाद मुझे आईएसआर से मैंने अपनी पोस्ट डॉक्टोरल कंप्लीट की है। हम लोग अपने पिछले सत्र के कंटिन्यूएशन में आज स्टार्ट करते हैं। हम पिछले सत्र में देख रहे थे सांस्कृतिक कालानुक्रम यानी कि कल्चरल क्रोनोलॉजी पे हम बात कर रहे थे, जिससे पहले कि हमने औजार और तकनीक इसके बारे में हम जान चुके हैं। तो हम बात करेंगे इंडियन पर्सपेक्टिव के कॉन्टेक्स्ट में कि किस तरीके से किस किस तरीके की संस्कृतियां जो हैं वो रहीं पुरापाषाण में, मध्य पाषाण में, नवपाषाण में और उसके बाद ताम्रपाषाण में और फिर लौह युग में, और इसके बीच में हम बात करेंगे हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता की भी। तो आइए शुरू करते हैं। हमने पिछले सत्र में जब हमने चर्चा की थी तो हमने बात करी थी कि जो पुरापाषाण युग था उसको 3 एज सिस्टम में विभाजित किया गया था और इसको मुख्यतः जॉन ल्यूबॉक ने इसके बारे में बात करी थी, मगर उन्होंने बात करी थी पुरापाषाण और नवपाषाण की, और कुछ अन्य वैज्ञानिकों ने उसको 3 एज सिस्टम में परिवर्तित किया था। तो जो पुरापाषाण सभ्यता पुरापाषाण संस्कृति थी उसमें हमने बात करी थी ऑल्डुवियन संस्कृति की, क्लैक्टोनियन संस्कृति की, अशूलियन संस्कृति की। जैसा कि अशूलियन जो संस्कृति थी वो अफ्रीका, यूरोप, एशिया के कुछ हिस्सों में थी और होमो इरेक्टस जो थे उनका एक विशिष्ट टूल किट इससे जुड़ा हुआ था। और जैसे कि हम पिछले सत्रों में बात कर चुके हैं, वहां पे हम बात कर रहे थे हैंड एक्सेस की, क्लीवर्स की, और पुरापाषाण का जो इम्पोर्टेंट या रिप्रेजेंटेटिव टूल जिसे हम कहते हैं वो हैंड एक्सेस थे। इसके बाद हमने बात करी थी मध्य पुरापाषाण की। तो मध्य पुरापाषाण जो था ये अवधि में नियांडरथल यानी कि जिन्हें हम होमो सेपियंस नियांडरथलिस भी कहते हैं, यूरोप और निकट पूर्व में रहते थे और लगभग 3 लाख वर्ष पहले की ये संस्कृति है, इसके साक्ष्य हमें मिले हैं। और उनकी जो मुख्य तकनीक थी, क्योंकि ये ला मॉस्टर नाम की एक साइट थी जिसको कि गैब्रियल डी मॉर्टेलेट ने खोजा था, तो इसलिए जब मध्य पुरापाषाण की हम यूरोपियन आर्कियोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो हम इसे माउस्टीरियन संस्कृति या माउस्टीरियन कल्चर भी कहते हैं, और इसका नाम दिया गया है उसी साइट के आधार पे, माउस्टीरियन साइट जो कि फ्रांस में थी। तो जो माउस्टीरियन संस्कृति थी इसके ये एक विशिष्ट उद्योग भी था जिसमें छोटे डिस्कॉइडल कोर और इसमें 2 मुख्य फ्लेक टूल्स भी शामिल थे, एक साइड स्क्रैपर और दूसरा त्रिकोणीय बिंदु यानी कि ट्रायंगुलर पॉइंट। जो माउस्टीरियन थे ये अपने पहले के उद्योगों से अलग थे, क्योंकि इस संस्कृति के जो औजार थे वो पहले से ज्यादा साफ तरीके से बनाए गए थे, फ्लेक्स पे बनाए गए थे। जैसा कि हमने अपने पहले सत्र में बात करी थी, कोर से हटके हम आ चुके थे फ्लेक्स के ऊपर, क्योंकि जब हम निम्न पुरापाषाण की बात करते हैं तो हम कोर टूल्स की बात करते हैं, पेबल टूल्स की बात करते हैं, मगर जब हम मध्य पुरापाषाण की बात करते हैं तो वहां पे कोर से जो फ्लेक्स निकाले जाते थे उन पे जो टूल्स या औजार बनाए जाते थे वो मध्य पुरापाषाण में शामिल हैं, और वो साइड स्क्रैपर और ट्रायंगुलर पॉइंट्स थे। और क्योंकि ये हमने तकनीक के बारे में भी पढ़ा था, तो मध्य पुरापाषाण में जो तकनीक इस्तेमाल की गई थी वो लेवोलॉयसियन तकनीक थी, और इसका उपयोग करके सावधानी पूर्वक जो कोर था उससे उत्पादित फ्लेक्स पर ये औजार बनाए जाते थे। और फ्रांस में माउस्टीरियन संस्कृति की कुछ और भी क्षेत्रीय परंपराएं भी पाई गई हैं, मगर मुख्यतः अगर हम कहें तो इसको ओवरऑल हम अगर मध्य पुरापाषाण के संदर्भ में बात करें तो हम इसे माउस्टीरियन संस्कृति के नाम से ही जानते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे उच्च पुरापाषाण की यानी कि अपर पैलियोलिथिक की। तो क्योंकि हम औजारों के संदर्भ में और तकनीक के संदर्भ में बात कर चुके हैं, इसे हम आपको याद होगा कि इसे हम ब्लेड और ब्यूरिन कल्चर भी कहते थे, और ये एक ऐसी संस्कृति या ऐसा युग था जिसमें कि पत्थरों के साथ साथ हड्डी, हाथी दांत, सींग इनका भी उपयोग किया जाने लगा था। और अगर आपको याद हो तो हमने पिछले सत्र में बात करी थी कि जो उच्च पुरापाषाण युग के जो मानव थे वो गुफाओं में रहने लगे थे, और क्योंकि ये हड्डियों का, हाथी दांत का इस्तेमाल कर रहे थे तो जो गुफाएं थी उनकी दीवारों पर ये एनग्रेविंग्स भी करते थे। तो ये जो यूरोपियन संस्कृति है ये लगभग 50,000 से 10,000 साल पहले के मध्य अस्तित्व में थी और प्लीस्टोसीन के अंत के साथ समाप्त हुई, यानी कि जिसे हम कहेंगे होलोसीन
लगभग शुरू हो चुका था और ये अंतिम हिमयुग के अंत के साथ शुरू हुई थी। होलोसीन या अंतिम हिमयुग जो लास्ट ग्लेशियल था उसके साथ, क्योंकि जब हम आगे बात करेंगे मध्य पाषाण की, तो उच्च पुरापाषाण और मध्य पाषाण युग की जो मौसम की स्थितियां थी उसमें खासा अंतर देखने को मिलता है। तो ये जो उच्च पुरापाषाण काल में जो मानव थे वो अभी भी यूरोप में गुफाओं में और चट्टानी आश्रयों में रहते थे, लेकिन उस समय उन्होंने कुछ नए आविष्कार किए। उन्होंने ब्लेड पर विविध और विशेष उपकरण बनाए। पत्थर की हड्डी के अलावा हाथी दांत और सींग का उपयोग बड़े पैमाने पर उपकरण बनाने के लिए किया जाता था। पुरापाषाण काल में कला की भी शुरुआत हुई थी और ये जादू का भी अभ्यास करते थे। जब हम उच्च पुरापाषाण के संदर्भ में अगर हम इंडियन आर्कियोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं या यूरोपियन आर्कियोलॉजी के भी कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, तो कुछ ऐसी गुफाएं मिली हैं जिसमें काफी अंदर जाके कुछ दीवारों पे कुछ चित्रित किए हुए वो मिले हैं, जिससे कि क्योंकि वो गुफाएं थी और उसमें बहुत अंदर तक जाना पड़ता था, तो इसलिए ऐसा तो नहीं लगता है कि वो किसी रिलीजन या किसी पूजा या किसी कल्ट को डिपिक्ट तो नहीं करता है। उससे ऐसा ही लगता है कि वो किसी तरह का मैजिक उस समय इस्तेमाल करते थे। और कुछ और खास बातें जो उच्च पुरापाषाण के संदर्भ में विशेष हैं, जादू का अभ्यास, इसके साथ साथ जो बरियल्स किए जाते थे। तो आज जब बात करते हैं मध्य पुरापाषाण की, तो वहां तक हमें बरियल्स नहीं मिले थे, मगर उच्च पुरापाषाण काल में जो मानव ने दफनाने की जो प्रक्रिया थी वो एक कल्ट के साथ साथ उसने उसको प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था। इसके अलावा चित्रकारी उसका एक विशेष कैरेक्टरिस्टिक है उच्च पुरापाषाण काल का। और ये जो उच्च पुरापाषाण काल है इसको 3 क्रमिक संस्कृतियों में हम विभाजित करते हैं, मगर ये यूरोप के अलावा किसी अन्य देश में इस तरह का विभाजन जो है वो नहीं पाया गया है। तो जो इसके 3 विभाजन है, पहला है ऑरिग्नेशियन, दूसरा है सॉल्ट्रियन और तीसरा है मैग्डेलेनियन। अच्छा, ये जो तीनों विभाजन हैं, हम जब इनकी बात करते हैं तो ये मुख्यतः जो उनके औजार थे उनके आधार पे इनको विभाजित किया गया है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं उच्च पुरापाषाण की, जहाँ पे हम ब्लेड और ब्यूरिन कल्चर की बात करते हैं, तो जो ऑरिग्नेशियन कल्चर था, ऑरिग्नेशियन संस्कृति थी, जो उच्च पुरापाषाण की जो ऑरिग्नेशियन संस्कृति थी, वहाँ पे ब्लेड टूल्स बहुत मात्रा में पाए गए थे। और उसमें जो खास तौर पे एक उल्लेखनीय है वो है ऑडी नाइफ। और ऑरिग्नेशियन को भी अपने आप में हम 3 उसमें विभाजित करते हैं, जिसको कि हम निम्न ऑरिग्नेशियन कहेंगे, मध्य ऑरिग्नेशियन कहेंगे और उच्च ऑरिग्नेशियन, यानी कि लोअर ऑरिग्नेशियन, मिडल ऑरिग्नेशन, या इसको हम ट्रू ऑरिग्नेशन भी कहते हैं। और जो इसका तीसरा विभाजन है वो है ग्रेविशियन या फिर अपर ऑरिग्नेशन। तो ऑरिग्नेशन संस्कृति के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो उसको हम ऑडी स्टेज भी कहते हैं, क्योंकि जो जो वहां पे चाकू मिला था उसको ऑडी नाइफ भी कहते हैं। और ये एक मुख्यतः एक गुफा थी जिसके नाम पे इसका नाम दिया गया था ऑडी केव। और जो यहाँ पे जो औजार पाए गए थे उसमें मुख्यतः हैंड एक्स थे, डिस्क थे, स्क्रैपर्स थे, साइड स्क्रैपर्स, माउसीरियन पॉइंट्स। ये माउसीरियन पॉइंट्स जो हैं, क्योंकि कुछ संस्कृतियां ऐसी होती हैं जिसको हम बहुत साफ तरीके से हम विभाजित नहीं कर पाते हैं, तो कुछ ओवरलैपिंग देखने को मिलती है। तो यहाँ के कुछ औजार ऐसे हैं जिनको कि मध्य पुरापाषाण काल की संस्कृति के आधार पर, क्योंकि माउसीरियन जो है वो मुख्यतः मध्य पुरापाषाण काल की संस्कृति है, तो माउसीरियन पॉइंट्स मिले, एंड स्क्रैपर्स मिले, ग्रेवर्स मिले। मगर इसका जो कैरेक्टरिस्टिक टूल है वो ऑडी नाइफ है। ये ऑडी नाइफ जो था ये एक ब्लेड था और ग्रेवर यानी कि छीलने के काम में इस्तेमाल किया जाता था इसका। इसकी जो अगला इसका विभाजन है वो है लोअर ऑरिग्नेशियन या चैटल पेरोनियन। तो चैटल पेरोनियन भी नाइफ ही था, एक तरह का चाकू ही था। जो जब हम ऑरिग्नेशन के पहले विभाजन की बात करते हैं उसको हम कहते हैं ऑडी नाइफ। जो उसका अगला विभाजन है उसका कैरेक्टरिस्टिक टूल चैटल पेरोनियन नाइफ था। और इस लोअर ऑरिग्नेशन के जो अन्य औजार थे वो नाइफ ब्लेड्स थे, जिसमें कि एक एज जो होती थी वो सीधी और शार्प होती थी, और दूसरी जो होती थी वो कर्व्ड होती थी और उसको ब्लंट किया जाता था। क्योंकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं जो उच्च पुरापाषाण काल है उसमें मिश्रित या कंपाउंड टूल्स का इस्तेमाल होता था। ऐसे औजार नहीं इस्तेमाल होते थे जो सीधे हाथ से जिनको हाथ से इस्तेमाल किया जाए, तो वो कंपाउंड टूल्स उनको कहते थे। तो यहाँ पे उसका एक जो किनारा था उसको कुंद करना जरूरी था, ताकि जब उसका इस्तेमाल किया जाए तो उसकी हैफ्टिंग की जा सके।
ऑरिगनेशन संस्कृति का जो अगला विभाजन है, जिसे ट्रू ऑरिगनेशन या मिडल ऑरिगनेशन कहते हैं, इसमें हमें हड्डियों के बने हुए औजार भी मिले हैं, क्योंकि उच्च पुरापाषाण में हड्डियां और सींग का भी इस्तेमाल होने लगा था पत्थरों के साथ साथ। तो जो बोन टूल्स थे वो उसमें पॉलिश्ड ऑल्स थे, पॉइंट्स थे, जिसमें कि क्लेफ्ट बेसेस होते थे। और अगर हम पत्थरों के औजारों की बात करें तो भी स्क्रैपर्स इस्तेमाल में थे। एंड स्क्रैपर्स थे जिनके किनारे जो हैं उनको ट्रिम कर दिया जाता था। ब्यूरिन्स थे, ब्यूरिन्स हम ब्लेड और ब्यूरिन, ब्यूरिन हम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि यूरोपियन आर्कियोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में ब्लेड को ही ब्यूरिन कहा जाता है और वो छीलने के काम आता है। तो और फ्लूटेड कोर से पे बनाए जाते थे ये ब्लेड और ब्यूरिन। और हम फ्लूटेड कोर या फ्लूटेड जो टेक्निक है प्रेशर फ्लेकिंग की, उसे हम जब हमने तकनीक के सत्र में चर्चा की थी तो हमने उस पर विस्तार से चर्चा की थी। और जो मध्य ऑरिगनेशन है या मिडल ऑरिगनेशन, इसमें इस काल में या इस दौरान पे बहुत सारी पेंटिंग्स भी पाई गई थी, जिसमें कि एनिमल पेंटिंग्स थी और कुछ ज्योमेट्रिकल ज्यामितीय एनग्रेविंग्स भी थी। जब हम बात करते हैं मिडल ऑरिगनेशन के कॉन्टेक्स्ट में या उच्च पुरापाषाण की हम पूरे तौर पे बात करते हैं, और क्योंकि जादू उस समय पे इस्तेमाल किया जाने लगा था, तो कुछ गुफाओं में इस तरीके की भी पेंटिंग्स मिलती हैं, चित्रकारी मिलती है, जहां पे ऐसा लगता है कि वास्तविक तौर पे शिकार करने से पहले वो चित्रकारी की गई थी, जिसमें कि उस तरह की चीजें बनाई गई थी जैसे अफ्लिक्टेड एनिमल्स को बनाया गया था। और ये ऐसा साक्ष्यों के आधार पर ये कंक्लूड किया जाता है कि वो एक तरह का मैजिक जादू प्रैक्टिस करते थे। और जो जादू था उसमें ये माना जाता था कि जैसा हम अपनी चित्रकारी में बनाएंगे उसी तरह का आगे जब हम शिकार पे जाएंगे तो उसी तरह का चीजें होंगी। जो ऑरिगनेशन का जो अगला विभाजन है, ग्रेविशियन या अपर ऑरिगनेशन, इसमें इसका जो कैरेक्टरिस्टिक टूल था वो नैरो पॉइंटेड ब्लेड्स थे और पेन नाइफ थे। पेन नाइफ की बात हम औजारों में और तकनीक में दोनों में कर चुके हैं। और मुख्यतः यहाँ पे होम आर्ट और केव आर्ट की बात की जाती है। और इस समय जो आर्ट थी वो दो तरीके की आर्ट थी। एक तो होम आर्ट या केव आर्ट, यानी कि जो जहाँ पे रह रहे थे, जो गुफाएं थे उनके दीवारों पे जो बनाई गई थी। इसके अलावा कुछ और ऐसी चीजें बनाई थी जो कि मोबाइल थी, जो कि एक किसी दीवार पे या किसी छत पे नहीं बनी गई थी, बल्कि इस्तेमाल में आने वाली चीजें थी। जैसे कि उस समय पे कुछ ऐसी हड्डियों के बने हुए नेकलेस मिले हैं, सुई मिली है, नीडल्स। तो ये सब जो थे ये उनके आर्ट का ही एक पार्ट था। और इसी तरह हम जो इनकी आर्ट जो कला है उसको हम विभाजित करते हैं होम आर्ट में और मोबिलियर्स में। जो अगला उच्च पुरापाषाण का जो अगला विभाजन है, सॉलिट्रियन। इस संस्कृति में के जो कैरेक्टरिस्टिक टूल्स हैं, बोन टूल्स जैसे कि नीडल्स हैं या बोन और आइवरी पे बनी हुई नीडल्स हैं, डार्ट थ्रोअर्स हैं, यानी कि जो भाला फेंकने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। और इस समय जो सुई मिली थी देवर उनकी उसमें एक एक आंख भी थी, और जिसे हम सिंगल आई नीडल कहते हैं। और जो स्टोन टूल्स थे, जो पत्थर के औजार, वो सिंगल शोल्डर्ड पॉइंट्स थे। और ये सिंगल और डबल शोल्डर्ड पॉइंट्स के बारे में हम बात कर चुके हैं तकनीक में। और जो तकनीक इस्तेमाल होती थी या जो कैरेक्टरिस्टिक टूल था इनका, वो था लॉरल और विलो लीफ पॉइंट, जो कि प्रेशर फ्लेकिंग से बनाया जाता था। आपको याद हो तो प्रेशर फ्लेकिंग हम जब हम कोई कोर पत्थर का कोई कोर होता था उसके ऊपर हम कोई पंच रख के और उसके बाद जब ऊपर से प्रेशर देते थे तो जो फ्लेक्स निकलते थे वो प्रेशर फ्लेकिंग से बनाए गए औजार कहलाते थे। तो सॉलिट्रियन का जो कैरेक्टरिस्टिक टूल था लॉरल था और विलो लीफ पॉइंट था। जो इसका तीसरा और प्रोमिनेंट विभाजन है, मुख्य विभाजन है, वो है मैग्डेलेनियन। और जो मैग्डेलेनियन थे, उस मैग्डेलेनियन संस्कृति थी, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक टूल था वो स्पीयर हेड्स थे, एरो हेड्स थे, नीडल्स थी, एरो स्ट्रेटनर्स थे, हार्पून्स थे। और बहुत बहुत वृहद तौर पे यहाँ पे जो गुफाओं में की गई चित्रकारी भी मिली है। और यहाँ पे पैरेट बी ग्रेवर्स का भी इस्तेमाल होता था। तो इस तरह जो उच्च पुरापाषाण काल है, इसकी जो पूरी जो संस्कृति में एक खास तरीके का बदलाव हम देख सकते हैं निम्न पुरापाषाण और मध्य पुरापाषाण के संदर्भ में। इसके बाद बात करेंगे हम मध्य पाषाण की, यानी कि मेसोलिथिक। और ये जो मध्य पाषाण है ये पुरापाषाण और नवपाषाण के बीच की संस्कृति है। तो मेसोलिथिक, जैसा कि आप इसका शाब्दिक अर्थ ही बता रहा है, मीजो का अर्थ होता है मध्य और लिथिक का अर्थ होता है पत्थर। तो ये ग्रीक शब्द है
और जिसका मतलब हुआ कि मध्य पाषाण काल की जो संस्कृति थी। ये पाषाण युग जो है वो पुरापाषाण और नवपाषाण के बीच का काल था और लगभग 10,000 ईसा पूर्व इसके साक्ष्य पाए जाते हैं। प्लीस्टोसीन युग का अंत हो चुका था और कुछ-कुछ जगहों पे कृषि के साक्ष्य भी मिलते हैं। और इसकी जो भौगोलिक क्षेत्रों के अनुसार ये इसकी जो तारीखें हैं वो अलग-अलग हैं। कुछ क्षेत्रों में जैसे कि निकट पूर्व में जो कृषि है वो प्लीस्टोसीन के अंत तक शुरू हो चुकी थी और वहाँ मेसोलिथिक जो है वो बहुत स्पष्ट तौर से उसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है। और जो सीमित हिमानी प्रभाव वाले क्षेत्र थे, एपिपैलियोलिथिक शब्द को वहाँ पे कभी-कभी इस्तेमाल किया जाता है। जिन क्षेत्रों में जो हिमयुग था यानी कि जो ग्लेशियल पीरियड था उसके दौरान पर्यावरणीय प्रभाव का काफ़ी अनुभव किया गया था, उसमें बदलाव आया था और प्लीस्टोसीन के अंत के साथ मेसोलिथिक चरण जो है वो बहुत ही स्पष्ट हो चुका था और ये कई हजार वर्षों तक चला और क्योंकि लगातार विकास के उपक्रम में हम बदलाव देख रहे थे और इस समय पे क्योंकि मौसम की परिस्थितियां भी बदल रही थी, तो इस संदर्भ में जब हम मध्य पाषाण की बात करते हैं तो उत्तरी यूरोप में मनुष्य जो था वो गर्म जलवायु से प्राप्त दलदली भूमि में समृद्ध खाद्य आपूर्ति पर अच्छी तरह से रहने में सक्षम हो चुका था। ऐसी स्थितियों को विशिष्ट मानव व्यवहार ऐसी स्थितियों ने विशिष्ट मानव व्यवहार को उत्पन्न किया था जो कि भौतिक रिकॉर्ड में संरक्षित हैं और इन स्थितियों ने उत्तरी यूरोप में 4000 ईसा पूर्व तक यानी कि ये नवपाषाण काल में कह सकते हैं कि देरी भी इसलिए हुई क्योंकि मानव इस समय पे विकसित हो रहा था और उसके सारे ही जो सर्वाइवल की जो निर्वाह की जो तरीके थे वो बदल रहे थे। इस काल के अवशेष जो हैं बहुत ज़्यादा नहीं हैं और क्योंकि ये जो काल था ये पुरापाषाण और नवपाषाण के बीच का था, तो कई बार इसे किचन मिडन कल्चर भी कहते हैं, किचन मिडन संस्कृति। मिडन का अर्थ होता है कूड़े के ढेर, तो इसका मतलब है जो उस समय की जो चीज़ें मिली, तो अगर आधुनिक समय के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो कूड़े के ढेर की तरह ही इसको कहा जा सकता है। अधिकांश क्षेत्रों में जो मेसोलिथिक था और उसमें विशेषतः छोटे फ्लिंट उपकरण थे। मेसोलिथिक को जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, मध्य पाषाण को हम माइक्रोलिथिक संस्कृति भी कहते हैं क्योंकि इस समय पे जो उपकरण इस्तेमाल किए जाते थे वो एकदम स्पष्ट तौर पर कंपाउंड टूल्स थे जिनको की हैफ्टिंग की जाती थी और वो फ्लिंट के बने हुए होते थे और 6 से 8 सेंटीमीटर बड़े ही होते थे और एक तरफ से वो उनके वो सिरे तेज होते थे और दूसरी तरफ से वो हैफ्टिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। तो माइक्रोलिथ जो थी इनमें लकड़ी या हड्डी के शाफ्टों पर इनको लगाया जाता था और इनको समग्र उपकरण की तरह इस्तेमाल किया जाता था यानी कि कंपाउंड टूल्स की तरह। इसमें माइक्रो ब्यूरन्स जो थे वो काफ़ी आम थे और कुछ जगहों पर मछली पकड़ने के सामान, पत्थर के तीर और लकड़ी की वस्तुएं जैसे डोंगी और धनुष भी पाए गए हैं। मेसोलिथिक लोग जो थे वो पुरापाषाण काल के समान खानाबदोशी थे यानी कि अभी सीडेंटरी लाइफस्टाइल स्थायित्व नहीं आया था। तो इस दौरान जो लोग थे वो प्रजाति विशेष के शिकारी और संग्रहणकर्ता बन गए थे। उन्होंने अत्यधिक विशिष्ट शिकार संग्रहण तंत्र विकसित किया। प्रारंभिक होलोसीन के दौरान यूरोप में पर्यावरण विविध था। उत्तरी यूरोप में दलदलों से घिरी वन भूमि थी, विशाल तटीय क्षेत्र कई जगहों पे थे और निवास के लिए खुला स्थान था। और खुला इसलिए भी था क्योंकि इंटरग्लेशियल जो ग्लेशियल पीरियड था, हिमयुग जो था वो खत्म हो रहा था, इंटरग्लेशियल शुरू हो रहा था और क्योंकि तापमान में बढ़ोतरी थी और जो निर्वाह के जो उनके तरीके थे वो बदल रहे थे। तो इस तरीके से जो मध्य पाषाण के संदर्भ में जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र की वनस्पति का विकास हुआ। मध्य यूरोप में रेतीली, पथरीली और घास वाली भूमि के विशाल भूभाग थे। विविध वातावरण में रहने वाले मध्य पाषाण कालीन लोगों ने जिस वातावरण में वे रहते थे उसी के अनुरूप स्वयं को ढाल लिया था। विभिन्न पर्यावरण क्षेत्रों की कलाकृतियां दर्शाती हैं कि उन्होंने एक प्रकार का पारिस्थितिक स्थान बनाया था, इकोलॉजी उन्होंने डेवलप कर ली थी। जो लोग विशेष रूप से यूरोप में समुद्र के पास रहते थे वे पत्थर और हड्डी के औजारों का उपयोग करके शिकार और मछली पकड़ के जीवन चलाते थे और एक प्रकार की अर्धगतिहीन जीवन शैली में रहते थे। यूरोप में मेसोलिथिक के चरणों को निम्न उसमें विभाजित किया गया है जिसमें कि जब हम बात करेंगे मध्य पाषाण में तो एज़िलियन संस्कृति है,
इसके बाद टार्डोनेशियन है, मैग्लोमेसियन है, इसके बाद ऑस्ट्रेलियन है और चैम्पेग्नियन है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे मध्य पाषाण काल की पहली संस्कृति की, एज़िलियन। जैसा कि जो एज़िलियन संस्कृति थी, ये 1890 में फ्रांस में खोजी गई थी और इसका नाम जो दिया गया था, वो फ्रांस में एक साइट मिली थी, मेज़ डी एज़िल, उसके नाम पे इसका नाम एज़िलियन संस्कृति रखा गया था। तो इस समय के दौरान जो पूर्वी यूरोप में जो रेनडियर्स थे वो पूरी तरह विलुप्त हो गए थे और रेड डियर और बीवर्स जो थे वो प्रमुख हो गए थे। पत्थर उद्योग में छोटे डिस्क के आकार के स्क्रैपर्स, पीछे से कुंद किए गए चाकू शामिल थे और छिद्रित आधार के साथ हिरन के सींगों पर बने फ्लैट हार्पून भी पाए गए थे। कुछ लाल गेरू रंग से रंगे हुए पेबल टूल्स भी मिले हैं। इस काल में लोग गुफाओं और चट्टानी आश्रयों के मुहाने पर रहते थे। इसके बाद हम बात करेंगे टार्डोनेसियन संस्कृति की। तो ये जो संस्कृति है, इसका नाम फेरे एन टार्डनोइस नाम की साइट पे रखा गया था और ये एक माइक्रोलिथ उद्योग है। ये उसका प्रतिनिधित्व करती है क्योंकि मध्य पाषाण जाना ही माइक्रोलिथ्स के लिए जाता है, तो ये उसकी मुख्य संस्कृति है टार्डोनेसियन। इसको माइक्रोलिथिक उद्योग का प्रतिनिधित्व करने के लिए जाना जाता है और इसमें विभिन्न ज्यामितीय जैसे कि त्रिकोण, ट्रिपेज और ल्यूनेट्स और क्रिसेंट्स शामिल हैं, जिनके बारे में हमने जब टाइपोलॉजी की बात करी थी तो हमने उनकी बात करी थी। तो ये शायद चाकू या ब्लेड के रूप में ही कार्यरत थे और ये उपकरण स्तरीकृत परतों पे नहीं बल्कि रेतीले खुले स्थानों में पाए गए हैं। इनमें से कुछ नवपाषाणकालीन जमीनी कुल्हाड़ियां तीर के सिरों और बर्तनों के साथ मिश्रित पाए गए हैं, जिसका मतलब ये होता है कि जो बर्तनों के जो साक्ष्य हैं वो ये बताते हैं कि उस समय पे पॉटरी का भी इस्तेमाल होने लगा था। हालांकि इसके बहुत स्पष्ट साक्ष्य नहीं है और बहुत कुछ ही जगहों पे पाए गए हैं। इसके बाद जो हमारी अगली संस्कृति है मध्य पाषाण की, मैग्लोमेसियन। तो ये जो मैग्लोमेसियन जो नाम है, इसका मतलब होता है दलदल। तो अधिकांश सांस्कृतिक अवशेष जो हैं वो उत्तरी पूर्व के दलदलों से प्राप्त हुए हैं। इस संस्कृति के अवशेष झीलों और झरनों के पास दलदली क्षेत्रों से पाए गए हैं। मैग्लोमेसियंस जो हैं, इन लोगों के पास मछली पकड़ने के लिए अलग अलग उपकरण थे, जैसे भाले या हारपून। विशिष्ट हड्डी के उपकरण, एक तरफ कांटेदार भाला था। डगआउट डोंगी का आविष्कार भी इसी समय हुआ था, क्योंकि अगर इन साक्ष्यों का जो उनको हम उनका कंक्लूजन निकालें तो ऐसा लगता है कि शायद क्योंकि ये झीलों के पास रहते थे या दलदल के पास थे, तो ये डगआउट डोंगी जो थी वो मुख्यतः एक नाव के तरीके की थी, जिसको जो पेड़ का जो तना होता था उसको अंदर से खोखला करके और उसके बाद उसको आग से पका के तब बनाया गया था। तो पत्थर की कुल्हाड़ियां और धारियां इसके मुख्य उपकरण थे और ये लोग जो थे वो वन क्षेत्र में रहते थे। जो मध्य पाषाण की जो अगली संस्कृति है, ऑस्ट्रियन संस्कृति। इसका नाम जो है वो स्पेन के ऑस्टूरियस स्थल के नाम पर रखा गया है। इस संस्कृति के अवशेष रसोई के बीच में पाए जाते हैं और रसोई के बीच में और गुफाओं में जो समुद्री सीपियां थी उनको गुफाओं में भी पाया गया है, वो समुद्री सीपियों को। तो पत्थर और हड्डी दोनों के उपकरण मिले हैं। कुल्हाड़ी एक विशिष्ट पत्थर का औजार है, जबकि हड्डी में छेद करने वाली कुल्हाड़ी भी यहाँ पाई गई है। ये जो ऑस्ट्रेलियन कल्चर है, अगर हम इसकी बात करें क्योंकि हम यूरोपियन आर्कियोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे पॉट होल्स या चूल्हे भी पाए गए हैं और कुछ उस समय के जो जो उस समय के जानवर रहे उनकी हड्डियां भी पाई गई हैं जली हुई। जो अगली इसकी संस्कृति है वो है चैम्पेग्नियन। ये फ्रांस के चैम्पेग्नी स्थित स्थल के नाम पे इसका नाम रखा गया है और इस पत्थर उद्योग में चैम्पेग्नियन कुल्हाड़ी, खुदरे अवतल गैती, अनुप्रस्थ धार वाले तीर के सिरे, स्क्रैपर्स, ये सब शामिल हैं। और साथ ही साथ यहाँ कच्चे मिट्टी के बर्तन और जो है वो और गड्ढों के रूप में, माने भूमि पर गड्ढों के रूप में, ऐसा लगता है जैसे चूल्हे की तरह शायद इस्तेमाल किया गया हो, जो निवास की जगह थी उसके साथ इसके प्रमाण मिले हैं। मतलब कि जो उनका रेजिडेंशियल एरिया था उसके अंदर ही इसके प्रमाण मिले हैं। तो इसके साथ हमने मध्य पाषाण काल की संस्कृतियों पे हमने चर्चा कर ली है। अगर हम पूर्व अवलोकन करते हैं तो पुरा पाषाण में हमने बात करी थी निम्न पुरा पाषाण की, जहाँ पे हमने बात करी थी क्लैक्टोनियन की, अशूलियन की।
उसके बाद हमने मध्यपुरा पाषाण की बात करी थी, जिसे कि हम मॉस्टीरियन कल्चर भी कहते हैं, और क्योंकि मॉस्टीरियन यूरोप में ही खासे तौर पे जाना जाता है और वहाँ पे कुछ रीजनल वेरिएशंस भी पाए गए हैं। उसके बाद हमने बात करी थी उच्चपुरा पाषाण की, जिसको कि हमने 3 भागों में विभाजित किया था, ऑरिग्नेशियन, सॉल्ट्रियन और मैग्डेलेनियन। और जो ऑरिग्नेशियन था उसमें भी हम एक प्री ऑरिग्नेशन कह सकते हैं संस्कृति थी, उसके बाद ऑडी, उसके बाद जो इसकी ऑरिग्नेशन जो संस्कृति थी, जिसे हम स्पष्ट तौर पे 3 भागों में विभाजित करते हैं, तो वो थी लोअर ऑरिग्नेशन चैटलपरोनियन, और मिडल ऑरिग्नेशन, और या ट्रू ऑरिग्नेशन भी जिसे हम कहते हैं, और अपर ऑरिग्नेशन। इसके बाद हमने बात करी थी सॉल्ट्रियन कल्चर की, जिसमें कि लॉरल और विलो लीफ पॉइंट्स जो थे वो उसके कैरेक्टरिस्टिक टूल्स थे। और जो ऑरिग्नेशन की हम बात करते हैं तो उसमें जो नाइफ थे या ब्लेड्स थे उनके अलग अलग प्रकार ही उसके कैरेक्टरिस्टिक टूल्स थे, जैसे कि ऑडी नाइफ अगर हम प्री ऑरिग्नेशन की बात करते हैं, चैटलपरोनियन नाइफ अगर हम लोअर ऑरिग्नेशन की बात करते हैं। और इसके बाद हमने बात करी थी मैग्डेलेनियन की, जो कि स्पष्ट तौर पे प्रतिनिधित्व करता है उच्चपुरा पाषाण का। और क्योंकि उस समय हड्डी और सींग भी इस्तेमाल होने लगी थी, तो उस समय को अगर हम खास तौर पे हम देखते हैं तो उसमें कई विशेषताएं पाई जाती हैं, जैसे कि गुफाओं में रहना, चित्रकारी करना, और ब्लेड और ब्यूरिन संस्कृति के नाम से उसको जाना जाता था। इसके बाद हमने बात करी मध्य पाषाण की, तो मध्य पाषाण काल में हमने 6 अलग-अलग संस्कृतियों की बात करी, जिसमें कि हमने सबसे पहले बात करी थी एज़िलियन की, जो सेंट एज़िल के नाम पे जिसका नाम दिया गया था, और स्क्रैपर्स और इस तरह के जो औजार थे वो वहाँ पाए गए थे। इसके बाद जो हमने बात करी थी टार्डोनेशियन की, टार्डोनेशियन संस्कृति की, तो इसको हम माइक्रोलिथिक उद्योग का प्रतिनिधित्व करता हुआ भी जानते हैं। और इसमें इसके जो उपकरण थे वो स्तरीकृत परतों में नहीं बल्कि रेतीले और खुले स्थानों में पाए गए थे। और इसमें नवपाषाण कालीन जमीनी कुल्हाड़ियां भी इसके मुख्य औजारों में से एक है। अगली मैग्लोमेसिन, जिसका अर्थ था दलदल, और क्योंकि यहाँ पे ये जो लोग थे, ये जो अवशेष पाए गए हैं झीलों के पास और दलदली इलाकों में पाए गए हैं, तो इसमें हड्डी के उपकरण जो थे वो इसके विशिष्ट उपकरण थे। और उसके साथ डग आउट डोंगी की भी हमने बात करी, पत्थर की कुल्हाड़ियां, और साथ में जो हड्डी के बने हुए उपकरण भी इस्तेमाल में पाए गए यहाँ पे। इसके बाद इसकी जो अगली सभ्यता संस्कृति थी वो थी ऑस्ट्रियन। वो ऑस्ट्रियन जो संस्कृति थी वो स्पेन एक स्पेन में ऑस्ट्रियस नाम की एक जगह थी, उसके नाम पे संस्कृति का नाम था। और इसमें कई गुफाओं में समुद्र की सीपियां भी पाई गई हैं। और जो इसकी आखिरी संस्कृति थी चैम्पेग्नियन, उसका नाम फ्रांस में स्थित चैम्पेग्नी स्थल के नाम पे रखा गया था। और इसमें जो अलग अलग औजार जिनकी हमने बात करी, उनके साथ साथ यहाँ कच्चे मिट्टी के बर्तन भी पाए गए थे। अब हम सत्र में आगे चर्चा करते हैं नव पाषाण की, यानी कि नियोलिथिक की। तो ये जो शब्द है ये ग्रीक में नियोस से आया है और इसका अर्थ होता है नया, और लिथोस इसका अर्थ होता है पत्थर। तो अगर हम शाब्दिक अर्थ की बात करें तो बन गया नव पाषाण युग। ये शब्द जो है वो 1865 में जॉन ल्यूबॉक द्वारा 3 आयु प्रणाली के परिशोधन के रूप में गढ़ा गया था, और ये काल होलोसीन युग में विकसित हुआ। हाँ, इसके साथ-साथ क्योंकि जब हम बात करते हैं मध्यपुरा पाषाण की, तो हम निएंडरथल्स की बात करते हैं। जब हम उच्चपुरा पाषाण की बात करते हैं, तो हम क्रो-मैग्नन्स की बात करते हैं। और उसके बाद जो भी मध्य पाषाण, नव पाषाण की जब हम बात करते हैं, तो होमो सेपियंस पूरी तरीके से अस्तित्व में आ चुके थे। तो ये जो काल था ये होलोसिन युग में विकसित हुआ था। और इस अवधि की विशेषता जो है वो कृषि है, कृषि का विकास और खाद्य संग्रहण की तरफ उनका खाद्य संग्रहण से उत्पादन की तरफ जो बदलाव था, क्योंकि इससे पहले वो हंटर्स और कलेक्टर्स ही थे। मगर अगर हम नव पाषाण की बात करते हैं तो इस समय में मानव ने कुछ अपनी संस्कृति में कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन किए थे, जिसमें से कृषि एक था। तो इस बदलाव को मानव इतिहास में हुए सबसे क्रांतिकारी परिवर्तनों में से एक कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पहली नवपाषाण संस्कृति निकट पूर्व में उपजाई क्रिसेंट में शुरू हुई थी। और आपको अगर याद हो, जब हम इवोल्यूशन की बात करते हैं तो उसमें वी गॉर्डन चाइल्ड को हम पढ़ते हैं, तो उन्होंने नवपाषाण के संदर्भ में इसको क्रांति के रूप में संदर्भित किया था। इस अवधि में मिट्टी के बर्तन, पॉलिश किए गए पत्थर और औजारों और स्थायी बस्तियों का विकास देखा गया था। अगर हम नवपाषाण के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो उसमें कृषि, उसके बाद मिट्टी के बर्तन, पॉलिश किए गए पत्थर के औजार
और सीडेंटरी लाइफस्टाइल यानी स्थायी बस्तियां आ चुकी थी, क्योंकि इससे पहले जो मानव था वो खाना बदोश था, वो शिकारी था, वो संग्रहण करता था और खाना बदोश था। मगर नवपाषाण के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो उसमें स्थायी बस्तियों का विकास देखा गया था। तो चाइल्ड वी गॉर्डन चाइल्ड जो ने इसको, जो नवपाषाण था, इसको एक क्रांति कहा है, क्योंकि इन इससे जीवन में एक बिल्कुल नया तरीका आ गया था, एक नई सभ्यता के बीज कह सकते हैं बोए गए थे। और उनका वर्णन है कि लगभग 10,000 ईसा पूर्व कुछ स्थानों में कृषि को अपनाने और पौधे और जानवरों को पालतू बनाने का भी के भी साक्ष्य पाए जाते हैं। मतलब डोमेस्टिकेशन भी इसका एक मुख्य कैरेक्टरिस्टिक है, इसका एक जिसके साक्ष्य कई जगहों पे पाए गए हैं। तो यूरोप में इसका विकास 4000 ईसा पूर्व में हुआ। मानव जीवन पर कृषि और पशुओं को पालतू बनाने का प्रभाव काफी गहरा रहा है। नवपाषाण काल खाद्य उत्पादक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था थी, जिसमें मुख्य परिवर्तन जो थे, जिन्हें अगर हम पॉइंट वाइज अगर हम देखें तो जो मुख्य परिवर्तन थे, पहला तो खेलों की तलाश में छोटे खानाबदोश समूहों के विपरीत अब नवपाषाण में कृषि क्षेत्रों के पास खानाबदोश बसे हुए थे। मतलब कि कम्युनिटी का जो कॉन्सेप्ट था वो अस्तित्व में था। तो गांव के विकास हो चुके थे और समुदाय के तरीके से जो लोग थे वो पहले खानाबदोश थे, मगर अब वो कृषि क्षेत्रों के आसपास समुदाय के रूप में गांव के तरीके से स्थायी जीवन निर्वाह करने लगे थे। दूसरा जो इसका महत्वपूर्ण जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है वो है नियमित भोजन आपूर्ति थी, सामुदायिक जीवन का विकास था, जनसंख्या और आकार में वृद्धि थी, क्योंकि स्थायी जीवन निर्वाह करने लगे थे, कृषि के बारे में अब उनको ज्ञान था, तो इसलिए जनसंख्या के आकार में वृद्धि होना बहुत ही अंडरस्टूड, जिसे हम कहेंगे अंडरस्टूड सी बात थी। पहले क्योंकि शिकारी और खानाबदोश थे तो बहुत बड़ी जनसंख्या के साथ रहना उनके लिए संभव नहीं था, मगर नवपाषाण में जब कृषि के बारे में उनको ज्ञान हो गया और वो संग्रहणकर्ता से उत्पादक बन गए, तो फिर जो जनसंख्या थी उसके आधार में भी वृद्धि देखी गई। इसके अलावा शिल्प की विशेषता और श्रम विभाजन में वृद्धि, मतलब कि डिवीजन ऑफ लेबर जिसे हम कहते हैं, वो भी नवपाषाण का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। संपत्ति की अवधारणा, जब हम बात करते हैं पुरापाषाण की और काफी हद तक मध्यपाषाण की, तो वहां पे जो संपत्ति की जो अवधारणा थी उसे प्रिमिटिव कम्युनिज्म के नाम से जाना जाता था, यानी कि जो संपत्ति थी वो किसी एक के नाम पे नहीं थी, वो पूरे समुदाय पे का उस पे आधिपत्य रहता था। मगर जैसे जैसे नवपाषाण की तरफ मानव बढ़ता गया, विकास के उपक्रम में खानाबदोश से स्थायी हो गया, जीवन निर्वाह के जो उसके तरीके थे वो बदले, क्योंकि वो कृषि करने लगा था, एक जमीन के टुकड़े पे वो उपजा रहा था, खेती कर रहा था, तो संभवतः जो संपत्ति थी उसकी अवधारणा भी विकसित होने लगी थी। स्वामित्व की व्यवस्था और संभवतः ये जो स्वामित्व की जो व्यवस्था थी यही संभवतः युद्ध का कारण बनी होगी। इसके अलावा खाल, ऊन और खाद का उपयोग, क्योंकि जब हम पुरापाषाण या मध्यपाषाण की बात करते हैं तो हम इस तरह के किसी भी खास तौर पे ऊन या इन चीजों के बारे में हम बात नहीं करते हैं। वो हम बात करते हैं मध्यपाषाण के जो लेटर फेज है वहां पे, जब या और बल्कि नवपाषाण और बाद में जब फ्लैक्स सीड्स जो थे उनका इस्तेमाल किया जाने लगा, और जो डोमेस्टिकेशन का जो संदर्भ है का जो कॉन्सेप्ट है उसके संदर्भ में खाल और ऊन जो है इसका उपयोग किया जाने लगा। और डोमेस्टिकेशन यानी कि पशुपालन के अलावा जो पशु थे उनका इस्तेमाल अब परिवहन के लिए भी किया जाने लगा। तो जो नवपाषाण काल था उसकी कुछ अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं थी कि जैसे जीवन शैली में एक व्यापक बदलाव था, नई तकनीक आ चुकी थी, हस्तनिर्मित मिट्टी के बर्तन दिखाई देने लगे थे और उनका उपयोग नियमित हो गया था। मध्यपाषाण काल में कहीं कहीं बर्तन मिले थे और उनका नियमित उपयोग भी नहीं पाया गया था, मगर नवपाषाण के संदर्भ में जो प्रमाण पाए गए हैं उसमें मिट्टी के बर्तन, हस्तनिर्मित मिट्टी के बर्तन, जब हमने टाइपोलॉजी पढ़ी थी तो हमने उस समय जब सेरेमिक पॉटरी पढ़ी थी तो हमने उसमें दो तरीके के मिट्टी के बर्तन पढ़े थे, पहले हस्तनिर्मित और दूसरा जो पहिए से यानी कि पॉटर्स व्हील से बनाए गए थे। तो जब हम नवपाषाण काल के संदर्भ की बात करते हैं तो वहां पे हस्तनिर्मित मिट्टी के बर्तन और उनका खासा नियमित उपयोग पाया गया। और प्रारंभिक चरण में जो नवपाषाण कालीन जो मिट्टी के बर्तन थे वो हाथ से ही बनाए जाते थे और मिट्टी की कुंडलियों या पट्टियों से बनाए जाते थे। हमने टाइपोलॉजी में कॉइलिंग टेक्निक
पे बात करी थी, तो जो कुंडलियों से बनाए जाते थे या पट्टियों से बनाए जाते थे, ये वही तकनीक का इस्तेमाल करके हाथ से बनाए जाते थे। और इस काल के उत्तरार्ध में जब नवपाषाण का जो लेटर फेज था, उत्तरार्ध था, जब हम कह सकते हैं कि ताम्र युग की भी बात करते हैं, वहाँ पे खास तौर पे हम देखते हैं कि जो बर्तन थे वो बाद में बनाए जाने लगे थे पहिए से, पॉटर्स व्हील से। मगर जब हम नवपाषाण के पूर्वार्ध की बात करते हैं तो वहाँ पे जो मिट्टी के बर्तन पाए गए हस्त निर्मित पाए गए, जी पढ़ी थी, तो हमने लगभग चालकोलिथिक और नवपाषाण के आसपास हमने पढ़ा था, या उत्तरार्ध, नवपाषाण का उत्तरार्ध, उसमें हमने सैडल कोन्स की बात करी थी। तो वो इस्तेमाल किए जाते थे अनाजों को पीसने के लिए। तो इस अवधि के दौरान पूर्ववर्ती काल में पाई जाने वाली प्राकृतिक जो कला थी वो दुर्लभ हो गई थी। यहाँ मिट्टी के बर्तनों पर विभिन्न शैलीगत डिजाइनों के साथ नक्काशी और चित्रकारी की जाती थी। बुनाई भी एक नया आविष्कार था। बुनाई, कृषि और जो पशु थे उनका प्रजनन और इस तरह के जो चीजें थी, और इसके साथ-साथ भेड़ से ऊन प्राप्त करना, रेशों का उपयोग करना, ये नवपाषाण काल संस्कृति जो थी उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे। जैसे कि जानवरों की खाल के बने कपड़े, और इसके साथ-साथ नवपाषाण काल में जो लोग थे उन्होंने साधारण करघों में कताई और बुनाई का सहारा लिया। स्पिंडल वोरल की खोज के भी साक्ष्य हमें मिले हैं नवपाषाण के संदर्भ में। तो इस तरह अगर हम देखें, तो अगर हम इसको एक बार रिवाइज करें, या अगर हम इसके बारे में, नवपाषाण के बारे में एक छोटे से संक्षेप में चर्चा करें, तो नवपाषाण को नियोलिथिक रिवॉल्यूशन भी कहा गया, क्रांति कही गई, नवपाषाण क्रांति, जो किसने कही थी? वी गॉर्डन चाइल्ड ने। और क्यों कही थी? क्योंकि कृषि जो थी उसका ज्ञान हो गया था, डोमेस्टिकेशन का ज्ञान हो गया था, यानी कि पशुपालन का ज्ञान हो गया था, और उसके साथ साथ जो पॉटरी थी उसका इस्तेमाल किया जाने लगा था। तो इसलिए वी गॉर्डन चाइल्ड ने इसको नवपाषाण क्रांति या नियोलिथिक रिवॉल्यूशन भी कहा था। और इसमें जो इसके मुख्य जो परिवर्तन हुए, जो पहले के जीवन निर्वाह के साधन और संसाधन थे, और जो नवपाषाण के साधन संसाधन थे, या जिस तरह का बदलाव आया, उसमें खास तौर पे एक तो उनका स्थायी जो स्थायित्व जो उनके अंदर आ गया, समुदाय और गांव का विकास देखा गया, नियमित भोजन आपूर्ति, क्योंकि अब मानव जो था वो खानाबदोश नहीं था और वो संग्रहणकर्ता नहीं था, अब वो उत्पादक था। तो नियमित भोजन की आपूर्ति थी, सामुदायिक जीवन का विकास था, जनसंख्या के आकार में वृद्धि हो रही थी, शिल्प की विशेषता और श्रम का विभाजन हो चुका था, संपत्ति की अवधारणा, जो कि मैंने आपको बताया कि प्रिमिटिव कम्युनिज्म से बिल्कुल विपरीत थी। स्वामित्व जो था, आधिपत्य या स्वामित्व का जो कॉन्सेप्ट है, वो नवपाषाण के संदर्भ में पाया जाता है। और यही स्वामित्व की जो व्यवस्था थी, ये संभवतः युद्ध का कारण भी बनी होगी। और इसके अलावा पशुओं से उनकी खाल, ऊन, इस तरह की चीजों का इस्तेमाल करके, और वस्त्रों का निर्माण और परिवहन के लिए पशुओं का इस्तेमाल। तो इस तरह नवपाषाण के बाद अब हम बात करेंगे चालकोलिथिक की। तो ताम्रपाषाण, ये शब्द जो है वो ग्रीक के चाकोस से आया है, जिसका अर्थ होता है तांबा, और लिथोस, जिसका अर्थ होता है पत्थर। ये जो युग है, ये नवपाषाण के बाद की जो अवधि है उसको संदर्भित करता है, जहां प्रारंभिक तांबा धातु विज्ञान पत्थर के औजारों के व्यापक उपयोग के साथ साथ दिखाई देता है। जैसा कि नाम ही बता रहा है, ताम्रपाषाण, मतलब कि ऐसा नहीं है कि पत्थरों का औजारों के लिए इस्तेमाल बंद हो गया था, बल्कि उस समय पे पत्थरों के साथ साथ अब तांबे का भी इस्तेमाल किया जाने लगा था। ये जो अवधि है, इसे पारंपरिक 3 युग प्रणाली के बाहर की अवधि और नवपाषाण और कांस्य युग के बीच की अवधि कहा जाता है। और ये सांस्कृतिक मंच भारत में अधिक प्रचलित है। दूसरी ओर कांस्य युग तांबे और टीन के मिश्र धातु कांस्य के उपयोग को संदर्भित करते हैं, जो आमतौर पर दुनिया के विभिन्न हिस्सों में प्रारंभिक सभ्यताओं को चिन्हित करता है। कांस्य युग जो है वो शब्द मानव सांस्कृतिक विकास की एक अवधि को संदर्भित करता है, और जब सबसे उन्नत धातु क्रम में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अयस्कों से तांबे और टिन को गलाने और फिर उन्हें कांस्य बनाने के लिए संयोजित करने की तकनीक को मानव ने इजाद कर लिया था, ये उसमें शामिल है। तो कांस्य युग जो है वो सबसे प्रारंभिक काल है, जिसके बारे में हमारे पास प्रत्यक्ष लिखित विवरण है, क्योंकि इससे पहले जिन संस्कृतियों की हमने बात करी उनके बारे में हमें लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं।
और क्योंकि लेखन का आविष्कार इसकी जो लेखन का आविष्कार था वो लगभग ताम्रपाषाण युग की शुरुआत से मेल खाता है। तो भारत में जो ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां हैं वो काफी व्यापक हैं। ये एक सामान्य अर्थव्यवस्था और प्रौद्योगिकी को दर्शाते हैं। हालांकि एक भौगोलिक क्षेत्र से दूसरे तक विशिष्ट चित्रित सिरेमिक उपयोग द्वारा इनको प्रतिष्ठित किया गया है। प्रसार का जो क्षेत्र है वो काली कपास मिट्टी, अर्ध शुष्क जलवायु और कृषि, स्टॉक बढ़ाने, मतलब पशुपालन बढ़ाने, शिकार और इन पर जो अर्थव्यवस्था थी वो आधारित थी और इसी के द्वारा इसको चिन्हित किया जाता है। मतलब जिसे हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स कहते हैं, वो इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पे इस अर्थव्यवस्था को चिन्हित किया जाता है। मछली पकड़ना, ये इसके बाद ही जो हड़प्पा की संस्कृति है जहाँ तांबे और पत्थर का उपयोग किया जाता है, उसके बाद की श्रेणी में ही रखा जा सकता है। तो भारत में जो प्रमुख ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां थी वो थी, एक तो ताप्ती और प्रवरा घाटी में सलवाड़ा संस्कृति, जो कि लगभग 2000 से 1700 ईसा पूर्व में जिसकी अवधि बताई जाती है। इसके बाद मध्य मालवा में कयाथा संस्कृति, जिसके बारे में हमने टाइपोलॉजी में बात करी थी, जो कि लगभग 2100 से 1800 ईस्वी पूर्व के मध्य इसका समय बताया जाता है। दक्षिण पूर्व राजस्थान में आहार संस्कृति, जिसे आहार बनस कल्चर, आहार बनस संस्कृति भी कहा जाता है, जो कि लगभग 3600 से 1500 ईसा पूर्व में रही। मध्य और पश्चिमी भारत में मालवा संस्कृति, जिसका कि इस समय अवधि 1700 से लगभग 1450 ईसा पूर्व है। इसके बाद ओसीपी यानी कि ऑकर ऑकर कलर्ड पॉटरी, ऑकर यानी कि लगभग गेरुए रंग से जो रंगी हुई थी, जो कि लगभग जो जिसे हम कह सकते हैं गंगा और यमुना का जो दोआब था उसके आसपास की संस्कृति थी और इसकी समय अवधि जो थी वो लगभग 1800 से 1400 ईसा पूर्व के आसपास का समय था। और इसके बाद जो इसकी और अन्य महत्वपूर्ण संस्कृति है वो है पश्चिमी महाराष्ट्र में जोरवे संस्कृति, जो कि लगभग 1500 से 900 ईसा पूर्व के आसपास की समयावधि है। इसके बाद जो हम बात करेंगे, जैसे कि हम जब ताम्रपाषाण की बात करते हैं तो मिट्टी के जो बर्तन थे उनकी हमने अलग-अलग उनके तरीके या उनकी टाइपोलॉजी पे हमने बात करी। तो ये जो विभिन्न मिट्टी के बर्तनों के पर जो उसके जो वस्त्रों के रूप में या इस तरह के जो ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों की जो सामान्य विशेषताएं जो हैं उन्हें हम अगर हम चिन्हित करें, तो जो घर थे वो आमतौर पर मवेशियों के गोबर से बने होते थे और पोस्ट होल, बांस और ईख की छाप वाले या मिट्टी के जले हुए ढेर और कॉम्पैक्ट मिट्टी जो होती थी उसके द्वारा फर्श को बनाया जाता था और वो सामान्यतः आयताकार होते थे और कई स्थानों पर कई जगहों पर अलग-अलग साइट्स पे जो है वहां पे घरों में चूल्हे और रसोई के उपकरण जैसे कि सैडल कोअन्स और मूलर ये भी पाए गए हैं। सभी जो मिट्टी के बर्तन थे वो अच्छी तरह से पकाई गई मिट्टी से चाक पर बनाए गए थे। तो मतलब जो हम इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की हमने बात करी थी नवपाषाण के बाद, एक तो वेल फायर्ड पॉटरी और दूसरी बात पॉटर्स व्हील यानी कि पहिए से बनाई गई पॉटरी। तो इन दोनों के साक्ष्य जब हम बात करते हैं तो ताम्रपाषाण के में इन दोनों के साक्ष्य पाए जाते हैं, यानी कि अच्छी तरह से पकाई गई मिट्टी और चाक पर बनाए जाते थे ये बर्तन। आकृतियों में विभिन्न आकारों के कटोरे शामिल थे, जिसमें कुर्सीदार या चैनल या टोटी वाले बर्तन, ये फ्लैट प्लैटर्स जो होते थे और छिद्रित बर्तन और इसके अलावा जार। और अगर हम इंडियन आर्कियोलॉजी में बात करें तो कुछ जगहों पे लोटे के आकार के भी कुछ बर्तन पाए गए हैं, फूलदान के तरीके के। इस तरीके के जो बर्तन थे वो शामिल थे। जो ताम्रपाषाण काल के लोग थे, तो उस समय पे लोगों ने जो कलाकृतियों में तांबे, पत्थर, हड्डी, सींग के उपकरण और हथियार इन सबको शामिल किया था। तांबे की वस्तुओं में चाकू, भाले की नोक और तीर की नोक शामिल थी। हड्डी और सींग वाले औजारों में सॉकेट वाले आधार के साथ बिंदु और तीर के शीर्ष और कांटेदार तीर के शीर्ष शामिल थे। तो लगभग सभी स्थलों पर माइक्रोलिथ और ब्लेड उपकरण पाए गए हैं। इसके बाद ये जो आभूषण होते थे, जो ताम्रपाषाण युग के जो आभूषण हैं, इसमें मोती, पेंडेंट, चूड़ियाँ, अंगूठियाँ और कान के में पहनने वाले जो आभूषण थे वो शामिल थे। मोती जो थे वो मोती के अलावा टेराकोटा, हड्डी और मोहरों से जो बना कुछ का जो इस्तेमाल किया गया था, तो मतलब मानव निर्मित ही थे। इस तरह के आभूषण जो है टेराकोटा और हड्डी इस तरह के
की चीज़ों का इस्तेमाल करके आभूषण बनाए गए थे। लोगों की जो अर्थव्यवस्था थी वो पौधों की खेती, पशुपालन, शिकार और संग्रहण के संयोजन पर आधारित थी। उगाए जाने वाले जो पौधे थे उसमें गेहूँ, चावल, ज्वार, हरा चना, मसूर, इस तरह की अलसी और मटर शामिल थे। पालतू जानवरों में भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ते ये शामिल थे। हालाँकि जब हम पशुपालन की बात करते हैं तो और उसके उस संदर्भ में जब हम कुत्ते की बात करते हैं तो उसके साक्ष्य हमें काफ़ी पहले से मिले हैं। और जंगली जानवरों में हिरण, मृग, इस तरह की कई प्रजातियां शामिल थीं। इसके साथ-साथ ताम्रपाषाण में मृतकों को दफनाने के साक्ष्य केवल 3 स्थलों से मिले हैं, विंध्य में काकोरिया और माघ और गंगा घाटी में सोनपुर से। इसी के साथ हमने पाषाण युग की जो संस्कृतियां थी, यानी कि पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण और ताम्रपाषाण, इनके बारे में हमने जान लिया। अब इसके बाद हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी सभ्यताओं में से एक और भारतीय उपमहाद्वीप की सिंधु घाटी में पाई गई। इसे सिंधु घाटी के आसपास विकसित होने के कारण ही इस नाम से जाना गया। और जो क्षेत्र इस सभ्यता में पाया गया वो पूर्वी और पश्चिमी सीमाएं आलमगीरपुर और अफगानिस्तान से लेकर लगभग 1550 किलोमीटर की दूरी में फैला हुआ था। उत्तर से दक्षिण तक ये पंजाब में और गुजरात में लोथल, मोहनजोदारो, ये जो साइट्स हैं इसमें सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य पाए जाते हैं। और जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो अध्ययन था वो अलग-अलग चरणों में किया गया है, जिसको कि अगर हम बांटें, जिसका विभाजन करें तो पहला था प्री हड़प्पन कल्चर, प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन, यानी कि पूर्व हड़प्पन चरण जिसे हम कहेंगे। तो ये मेहरगढ़ इसकी एक बहुत बहुत मुख्य साइट है। 7000 से लगभग 3300 ईसा पूर्व के मध्य ये मेहरगढ़ में देखा जाता है, जहाँ एक सिरेमिक और जहाँ पे नवपाषाण की सिरेमिक के भी कुछ साक्ष्य मौजूद हैं। और ए सिरेमिक चरण सबसे प्रारंभिक था और कई मिट्टी के बर्तन, इसमें कई अलग-अलग तरीके के मिट्टी के बर्तन जो हैं वो इस चरण की में प्राप्त हुए हैं। जो इसका अगला विभाजन है प्रारंभिक हड़प्पा चरण, तो उसको हम लगभग 3300 से 2600 ईसा पूर्व में विभाजित करते हैं। और इस चरण में जो विकसित नियोजन, लिपियां, धातु प्रौद्योगिकी जैसी कई शहरी विशेषताओं का उदय हुआ। महत्वपूर्ण जो स्थल हैं, जो साइट्स हैं इसकी, वो कोटदजी है, आमरी है, कालीबंगन है, धौलावीरा है, ये इसकी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। इसके बाद परिपक्व या शहरी हड़प्पा चरण जो है वो 2600 से 1900 ईसा पूर्व, ये एक शहरी अर्थव्यवस्था थी और समाज का पूर्ण विकास हो चुका था इस समय पे। डिवीजन ऑफ लेबर था, कल्टीवेशन था, ये सारी चीजें इस सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत पुख्ता इसके प्रमाण पाए जाते हैं। और इसके जो महत्वपूर्ण स्थल थे, मोहनजोदारो, हड़प्पा, लोथल, गुजरात में कालीबंगन, धौलावीरा, इसके अलावा राखीगढ़ी, ये सब शामिल हैं इसके महत्वपूर्ण स्थलों में। और जो इसका आखिरी चरण था, यानी कि उत्तर हड़प्पा चरण, ये लगभग 1900 से 1300 के बीच में इसका समय अवधि बताई जाती है। मगर ये जो अवधि थी इसमें शहरी चरित्र का धीरे-धीरे पतन हुआ और इस चरण के अंत में लगभग जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो खत्म सी हो गई, लुप्त सी हो गई। तो अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषताओं पे बात करें तो ट्विन ड्वेलिंग, जिसे हम जुड़वा आवास भी कहते हैं, तो पूरी सभ्यता में जुड़वा आवास की संरचना देखी गई है, जहाँ एक गढ़ क्षेत्र होता था, यानी कि एक फोर्ट की तरह, किले की तरह बनाया जाता था, जिसमें कि जहाँ प्रशासनिक और धार्मिक गतिविधियां होती थी, और एक निचला शहर, यानी कि उस किले के बाहर के जो साधारण लोग थे वो उस किले के बाहर रहते थे। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव से संबंध रखने वाले जो लोग थे वो इस गढ़ क्षेत्र के अंदर थे, और जो सामान्य लोग, जो निचले तबके का जिन्हें कहा जाता था, माना जाता था कार्य करने वाले लोग, वो इस क्षेत्र के बाहर रहते थे, जो स्थानीय लोग होते थे। हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में भूमिगत नालियां जो हैं वो बहुत उल्लेखनीय है, क्योंकि ये जो नालियां हैं, भूमिगत नालियों वाली किलेबंद जो टाउनशिप थी वो ये एक दूसरे से अलग करती थी, और जो घर थे वो अलग-अलग दिखाई देते थे, और मगर इसमें जितनी भी संरचनाएं थी उसमें सभी में एक समान ईंटों का इस्तेमाल किया गया था।
जो इसकी अगली विशेषता है वो है लेखन। तो यहाँ ज़्यादातर जो हैं उन इसमें अगर हम लेखन के संदर्भ में बात करें तो इन्हें मोहरों से जाना जाता था, सील्स जिसे हम कहते थे, और उनके ऊपर अक्सर कपड़े या जो रस्सियाँ थी उसके निशान पाए जाते थे, जिससे कि पता चलता है कि जो मोहरें थी वो किसी प्रकार के उसपे बंडलों का सा कुछ निशान होता था। मेसोपोटामिया और मिस्र के विपरीत कुछ लिखी हुई तख्तियां और कम चित्रित प्रतीक पाए गए हैं। इससे पता चलता है कि लेखन का एक अलग प्राथमिक उद्देश्य रहा होगा, जिसे कि अभी तक समझा नहीं जा पाया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो लेखन है वो डिसाइफर नहीं किया जा सका है। व्यापक व्यापार था यहाँ पे, मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों, आंतरिक और बाहर दोनों तरह का व्यापार हुआ करता था। समोरियन सभ्यता के साथ बाहरी व्यापार हुआ, जिसे मेलुआ यानी कि संभवतः सिंधु का ही प्राचीन नाम रहा होगा, के साथ व्यापार के अभिलेख हैं। लोथल में एक गोदियार्ड की उपस्थिति जो है वो समुद्र के माध्यम से बड़ी मात्रा में बाहरी व्यापार के दृष्टिकोण का समर्थन करती है। बांट और माप, ये सिंधु घाटी सभ्यता का के उल्लेखनीय विशेषताएं हैं। बांट जो है वो मानकीकृत इकाइयां थी और इसका उपयोग किया था संभवतः क्योंकि व्यापार का उल्लेख है, तो इसलिए बांट और माप निश्चित तौर पे उसी संदर्भ में उसके साक्ष्य पाए गए, तो इनका उपयोग किया गया था। और जो इनकी मूल लंबाई लगभग 52 सेंटीमीटर की थी, और अगर हम मूल वजन की बात करें तो लगभग ये 13.5 ग्राम के आसपास का इसका जो है प्रमाण मिले हैं। टेराकोटा और बाट माप इस तरह की चीजें पाई गई हैं। समान मिट्टी के बर्तन जो थे उसमें आकार और सजावट एक जैसी थी। जैसे कि अगर हम मध्य पाषाण की बात करें तो कुछ छुटपुट प्रमाण मिले हैं, और अगर उसके बाद नव पाषाण में प्रमाण मिले हैं, मगर वहां के जो बर्तन थे और जो सिंधु घाटी सभ्यता के बर्तन है उसमें खासा अंतर है। सबसे लोकप्रिय जो डिजाइन थी वो प्रतिच्छेदी वृत्तों की एक श्रृंखला थी। अन्य समान प्रकार के सादे बर्तन और जो कि लाल चमकते हुए, कहते हैं कि शायद वेल फायर्ड पॉटरी से बनाए गए, या क्योंकि उसके बाद तांबा और अन्य तरीकों का भी उल्लेख है, तो उस तरीके की चीजों से बनाए गए बर्तनों के प्रमाण मिलते हैं। मगर 1200 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता जो थी उसके बाद ये सभ्यता के साक्ष्य नहीं पाए गए। अगर ये सभ्यता लुप्त हो गई तो क्यों, क्या हुआ होगा, क्या किसी युद्ध के संकेत मिले? ये सब इतनी बड़ी सभ्यता, इतनी विकसित सभ्यता अगर लुप्त हो गई तो इसके कई कारण हो सकते हैं। हालांकि अगर स्पष्ट तौर पे कोई इसके बारे में कोई उल्लेख नहीं है, मगर हो सकता है कि आंतरिक संघर्ष या प्लेग के कारण ये सभ्यता लुप्त हुई हो, या फिर जनसंख्या जो है वो टेक्टोनिक जो हलचल थी उसके कारण इस तरह का इसमें वो आया हो, इस तरह इसकी वजह से ये लुप्त हुई हो। तो अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात करें, हालांकि कई वजहें सामने आई हैं इसके लुप्त, इसमें जो नई खोजें थी और उसके बाद जो लुप्त हुई, तो ये कहा जा सकता है कि जो परिवर्तन थे वो सिंधु के किनारे बाढ़ एक कारण हो सकता है। मेसोपोटामिया से जो व्यापार था उसके पैटर्न में बदलाव, निर्वाह खेती में बदलाव, और सरस्वती नदी के पास भूवैज्ञानिक गड़बड़ी जिसके कारण यह सूख गई और सहायक नदियां नए मार्गों की ओर मुड़ गईं, जिससे इनके किनारे और कृषि जीवन में विनाशकारी बाधा उत्पन्न हुई। रेगिस्तान का अतिक्रमण, उत्तर हड़प्पा चरण के अंत तक शहरों को स्थायी रूप से छोड़ दिया गया था। सुमेरियन अभिलेखों में मेलुआ के साथ व्यापार का उल्लेख बंद हो गया था। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता की परंपरा बड़े पैमाने पर मिथकों और सामान्य सांस्कृतिक विशेषताओं में केवल कुछ हम कह सकते हैं कि हम उसके बारे में हम अंदाजा ही लगा सकते हैं जिस तरह के साक्ष्य मिले हैं, मगर इसका कोई साफ तौर पे, स्पष्ट तौर पे इसके हमें कारण हम अभी तक पुरातत्व नहीं बता पाए हैं कि क्या कारण रहे होंगे जिसकी वजह से इतनी बड़ी सभ्यता विलुप्त हो गई। तो इसके साथ सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमने चर्चा करी। अगले सत्र में हम बात करेंगे लौह युग की। उससे पहले, ये सत्र खत्म होने से पहले हम एक बार बात कर लेते हैं, क्योंकि हम कल्चरल क्रोनोलॉजी की यानी सांस्कृतिक कालानुक्रम की बात कर रहे हैं, जिसमें कि हमने पुरापाषाण की बात करी, जिसमें हमने निम्न पुरापाषाण काल उसकी संस्कृतियों की बात करी, क्लैक्टोनियन की बात करी, अशूलियन की बात करी, उसके अलावा हम मध्य पुरापाषाण की बात करी जिसको कि हमने माउस्टीरियन कल्चर कहा, जिसमें जो टूल्स थे वो फ्लेक टूल्स थे और उसमें रीजनल डिफरेंसेस भी पाए गए थे। उसके बाद जब हम बात करते हैं अपर पैलेलिथिक की यानी उच्च पुरापाषाण की,
तो जो उच्च पुरापाषाण काल था उसमें 3 संस्कृतियाँ मुख्य तौर से पाई गई थी। उन तीनों संस्कृतियों के बारे में हमने पढ़ा, ऑरिग्नेशियन, सॉल्ट्रियन और मैग्डलेनियन, और इसको कि ब्लेड एंड ब्यूरन कल्चर भी कहते थे। और इस समय पे जादू का इस्तेमाल किया जाने लगा था, चित्रकारी का इस्तेमाल किया जाने लगा था। और इसके अलावा जो इनके जो औजार थे वो प्रेशर फ्लेकिंग टेक्निक से बनाए गए थे। मध्य पाषाण की जब हम बात करते हैं मेसोलिथिक की, तो हमने इसमें अलग अलग संस्कृतियों की बात करी, जैसे कि हमने बात करी एजिलियन संस्कृति की, टार्डोनेशियन संस्कृति की, मैग्लोमेसियन की, आस्ट्यूरियन की और चैम्पेग्नियन की। इसके बाद जब हमने नियोलिथिक की बात करी तो हमने उसमें बात करी, वी गॉर्डन चाइल्ड ने उसको एक क्रांति के रूप में संदर्भित किया था। मिट्टी के बर्तनों की, पॉलिश किए गए औजारों की, ग्राउंड और पॉलिश किए गए औजारों की हमने बात करी। हमने उनके जीवन निर्वाह में जो बदलाव आया, यानी कि गांव का विकास, समुदाय का विकास, नियमित भोजन आपूर्ति, जनसंख्या की में वृद्धि और पशुपालन और स्वामित्व की जो अवधारणा थी, संपत्ति पे स्वामित्व की अवधारणा थी, उसके बारे में हमने बात करी। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि जो नवपाषाण काल में जो मिट्टी के बर्तन थे वो हस्त निर्मित थे और कॉयल की जो तकनीक थी उसका इस्तेमाल करके बनाए गए थे। हालांकि पूर्वार्ध में, उत्तरार्ध के आसपास कहीं कहीं पे पहिए से बनाए गए बर्तनों के बारे में भी उल्लेख मिलता है। इसके बाद हमने बात करी चालकोलिथिक यानी कि ताम्रपाषाण की। और ताम्रपाषाण में हमने अलग अलग संस्कृतियों की बात करी, जैसे कि ताप्ती और प्रवरा घाटी में, उसके अलावा मालवा, कयाथा संस्कृति, आहार बनस संस्कृति, और जो मध्य और पश्चिमी भारत में मालवा संस्कृति, और ओसीपी यानी कि ऑकर कलर्ड पॉटरी, गेरू रंग के बर्तन जो है, गंगा दुआब संस्कृति, और पश्चिमी महाराष्ट्र में जोरवे संस्कृति। इसके बाद जब हमने बात करी ताम्रपाषाण की या ब्रॉन्ज एज जिसे हम कहते हैं, चालकोलिथिक और ब्रॉन्ज एज, तो इसमें हमने देखा कि घर जो थे वो किस तरीके के बने हुए थे, उसमें किस तरीके के बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता था। बर्तनों के जो आकार थे वो बदल गए थे और वो वेल फायर्ड पॉटरी से बने हुए बर्तन थे। जो आकार थे उसमें अलग अलग आकार आकृतियों के बर्तन पाए गए थे, टोटीदार भी थे और प्लाटर, व्यंजन छिद्रित बर्तन, फूलदान, लोटे के आकार के, इस तरीके की पॉटरी या इस तरीके के बर्तनों की हमने बात करी। और क्योंकि आभूषणों का भी उल्लेख कई जगह साक्ष्य मिले हैं, जैसे कि पेंडेंट हैं, चूड़ियां हैं, इस तरीके के आभूषणों के साक्ष्य भी ताम्रपाषाण युग के समय में पाए गए हैं। जो अर्थव्यवस्था थी वो बदल चुकी थी, खेती, पशुपालन, इन चीजों के उल्लेख मिलते हैं। और उसके साथ साथ गेहूं, जौ, चावल, हरा चना, इस तरह की चीजों की खेती का उल्लेख पाया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमने बात करी, जिसके कि 4 चरण थे। पूर्व हड़प्पा चरण था, प्रारंभिक हड़प्पा चरण था, परिपक्व और उत्तर हड़प्पा चरण। तो इसी के साथ हमने सांस्कृतिक कालानुक्रम में हमने सिंधु घाटी सभ्यता तक सारे जो महत्वपूर्ण इसके पॉइंट्स हैं उस पे हमने चर्चा कर ली। जब हम अगला सत्र शुरू करेंगे तब हम उसमें बात करेंगे सिंधु घाटी के सभ्यता के बाद की, जिसमें कि हम लौ युग की बात करेंगे और साथ में हम मेगालिथ्स की भी बात करेंगे। और मेगालिथ में एक आश्चर्यजनक बात यह है कि वो बहुत बड़े बड़े पत्थरों से बनाए गए थे। तो अभी ये नहीं जाना जा पाया है कि इतने बड़े पत्थरों को मानव ने कैसे उठा के और कैसे उनका मेगालिथ्स के रूप में उनको कैसे परिवर्तित किया। तो जब हम लौ युग की बात करेंगे, लौ युग के बारे में हम कुछ मोटे-मोटे कुछ बिंदुओं पे हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि नई खोजें सामने आ रही थी। एक तो सिंधु के किनारे और मेसोपोटामिया से जो व्यापार में जो बदलाव हुए, उससे सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हुई। तो उसके बाद जब लौ युग की जो शुरुआत है, उसमें अलग-अलग कृषि पद्धतियां, धार्मिक मान्यताएं और कलात्मक शैलियां शामिल थीं। और प्रागैतिहासिक समाजों में इसको वर्गीकृत करने के लिए जो त्रि युग यानी कि 3 एज सिस्टम जो बनाया गया था वो खत्म हो चुका था। लौ युग जो है वो उसका अंतिम प्रमुख काल कह सकते हैं। शास्त्रीय रूप में अगर हम देखें तो प्राचीन निकट पूर्व ग्रीस और भारत में लौ युग की शुरुआत लगभग 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मानी जाती है। और इस समय पे लोहे की जो कठोरता थी,
असल में जब हम लौह युग की बात करते हैं तो लोहे का इस्तेमाल आ गया था, क्योंकि यहाँ से लिथिक शब्द हट चुका है, तो इस समय हम सिर्फ जो इस्तेमाल कर रहे थे वो लोहे का कर रहे थे। इस पे आगे चर्चा हम अगले सत्र में करेंगे।